चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल जो होते हैं उनको अपन सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। कारण उसका क्या था? कारण सिर्फ इतना है कि जितने भी एग्जेम्पशन वाले हैं, पार्टली एग्जेम्प्ट वाले हैं, अलाउंसेस सारे पढ़ लो। इसके अलावा जितने बच जाएं वो सब टैक्सेबल, वो सब टैक्सेबल। ये बहुत अच्छा तरीका है। आप लोग पूरा फोकस रखेंगे अलाउंसेस के एग्जेम्पशन पर। जो फुल्ली एग्जेम्प्ट है उसकी लिस्ट पांच चीजें आती हैं उसमें, अलाउंसेस में जो एग्जेम्प्टेड है, और बाकी पार्टली एग्जेम्पशन की लिस्ट को अपन अभी पढ़ने वाले हैं। और इसके अलावा जो बच जाए वो समझ लेना कि टैक्सेबल है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करें। ये फुल्ली टैक्सेबल वाली जो लिस्ट है इसको मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, सबसे लास्ट में। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ आपको पार्टली एग्जाम्प्ट वाली। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला नाम आता है एचआरए का। सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें एक आध क्वेश्चन में ये एचआरए आ सकता है। हाउस रेंट अलाउंस इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसको अगर हम देखें तो एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस। और ये क्यों दिया जा रहा है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अलाउंसेस क्यों दिए जाते हैं, ड्यूटी की परफॉर्मेंस में हमें खर्च करने पड़ते हैं। अब यहाँ पे रेंट देने के लिए हम मुंबई गए थे या जॉब करने के लिए मुंबई गए थे? हम जॉब करने के लिए मुंबई गए थे, राइट। लेकिन हम जॉब करने के लिए मुंबई गए थे इसलिए रहना पड़ रहा है, और वो हमारी मजबूरी है। तो इसके बदले में एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को क्या दे रहा है? रेंट के लिए कंपनसेशन करने के लिए अलाउंस दे रहा है। क्या दे रहा है? अलाउंसेस। ठीक है, तो इन्होंने ये कहना है कि इसमें एग्जाम्शन कितना मिलेगा। तो एग्जाम्शन के लिए उन्होंने साफ साफ लिख दिया कि इन तीन अमाउंट में जो सबसे छोटा होगा, जो सबसे कम होगा। देखो मैं बताऊं, गवर्नमेंट हर जगह ना एग्जाम्शन में मिनिमम मिनिमम लिखती है, क्योंकि उसके मन से ना छूटता नहीं है। वो सोचता है कि यार कम से कम ही देना पड़े एग्जाम्शन, राइट। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग लिखा है। कितना एग्जाम्शन देगा? एक्चुअल एचआरए रिसिप्ट, कितना एचआरए रिसिप्ट हुआ वो। दूसरा अमाउंट, एन अमाउंट इक्वल टू 50% ऑफ सैलरी और 40%। देखो यहाँ पे 50% आएगा या 40% आएगा, डिपेंड करेगा कि वो किस सिटी में है। वो जो हाउस है जहाँ पे वो रह रहा है, वो किस जगह पर है। ठीक है, अब जैसे मान लो वो मेट्रो सिटी में है, जैसे दिल्ली में है, मुंबई में है। मेट्रो सिटी जानते हैं आप लोग? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, और एक और कौन सी है? कोलकाता, राइट। तो यहाँ पर अगर वो रह रहा है, मतलब उसका घर वहां पे जहाँ पे उसने हाउस जो है वो सिचुएटेड अगर इस जगह पर है, तो वहां पे हम सैलरी का 50% देंगे। और इसके अलावा दूसरी सिटीज हैं जैसे भोपाल है, इंदौर है, जयपुर है, यहाँ पे लेंगे 40%। तो ये क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि मकान कहाँ पर सिचुएटेड है, तो उसके हिसाब से आप उसको 50% और 40% करिएगा, राइट। तीसरा अमाउंट आता है द एक्सेस ऑफ रेंट पेड। एक्सेस ऑफ रेंट पेड मतलब एक्सेस किससे? किससे एक्सेस? 10% सैलरी से ज्यादा अगर आप रेंट पे कर रहे हो। 10% तक चलेगा यार, इतना तो बनता भी है। लेकिन 10% से ज्यादा रेंट पे कर रहा हो तो वो जो एक्सेस पार्ट है वो आपका एग्जाम्प्ट हो सकता है। इन तीन अमाउंट को अगर आप देखें, जो कम होगा वो आपका एग्जाम्प्ट कहलाएगा। अब यहाँ पे सैलरी का क्या मतलब होता है? सैलरी का मतलब फिर शॉर्ट में बोलूँ तो क्या बोलूंगा इसको मैं? बीडीसी। और बीडीसी का मतलब आपको अंडरस्टूड है, अब रटा चुका है ये आपको। बेसिक सैलरी प्लस डेनेस अलाउंस पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट, है ना। और सी मतलब कमीशन परसेंटेज ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। ये फॉर्मूला आपका दिमाग में बैठा लेना, बीडीसी। क्योंकि मैंने ना बहुत रिसर्च करने के बाद दिमाग में लगाया, क्योंकि हर जगह आप अलग अलग याद करने जाओगे तो आपको बहुत दिक्कत आएगी, बहुत दिक्कत आएगी। उससे अच्छा ये है कि भैया एक जगह आप है ना तो बीडीसी करके लिखना चालू कर दो, आपको चीजें अपने आप ही याद रहना चालू हो जाएगी, राइट। अभी हम लास्ट में ना जब कंक्लूड करेंगे ना पूरा सैलरी को, तो हमें बता दूंगा कि कहाँ कहाँ बीडीसी है और कहाँ कहाँ बीडीसी नहीं है। तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे तीन पॉइंट में से जो सबसे कम होगा वो आपका एग्जेम्प्ट होगा। ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ कुछ चीजें हैं जो इसी से निकली हुई हैं। जो आपने पढ़ा है ना थ्योरी, उसी से निकली हुई है। इनका ये कहना है कि सैलरी शैल बी डिटरमाइंड ऑन द ड्यू बेसिस फॉर द पीरियड फॉर विच द एम्प्लॉय ऑक्यूपाइज रेंटेड अकोमोडेशन इन द प्रीवियस ईयर एंड गेट्स एचआरए। देखो, आपको बताया गया है कि सैलरी कहाँ की दी जाएगी। सैलरी का मतलब क्या है? सैलरी का मतलब बीडीसी है। सैलरी कितने समय की ली जाएगी? जितने समय आपने मकान को ऑक्यूपाई किया था। आप समझ रहे हैं? जितने समय ऑक्यूपाई किया है, क्योंकि एचआरए निकालना है अपने को, एचआरए का एग्जाम्पशन निकालना है। तो उसका लिंक कहाँ से आएगा? हाउस से आएगा। हाउस जितने समय तक ऑक्यूपाइड रहा
उतने समय की सैलरी लेनी पड़ेगी। अगर मान लो उसने 12 महीने रहा है तो 12 महीने की सैलरी ले लो, 9 महीने रहा है तो 9 महीने की सैलरी ले लो। बात समझ में आया? फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एग्जम्पशन इज नॉट अवेलेबल इफ एम्प्लॉय लिव्स इन हिज ओन हाउस। अगर वो खुद के घर में रह रहा है तो उसको एचआरए नहीं का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। एचआरए मिल रहा है लेकिन एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, एग्जम्पशन इज नॉट अवेलेबल, राइट। और यदि वो इन हाउस जहाँ पे वो किराया नहीं देता है, डज नॉट पे एनी रेंट, फूफा जी क्या रह रहा है, मामी क्या रह रहा है, मौसी जी क्या रह रहा है, वो रेंट ही पे नहीं करता, रेंट पे नहीं करता तो एग्जम्पशन मिल जाएगी क्या? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। अच्छा, इस लाइन को जस्टिफाई करने के लिए लॉजिकली मैंने एक नियम बताया था कि आप इस फॉर्मूले को रख के देख लेना। एचआरए मिल रहा है, यस मिल रहा है। सैलरी का आप मुंबई में रह रहे हो तो 50% कर दो, जबलपुर में रह रहे हो तो 40% कर दो। बात समझ में आ रहा है? मेट्रो सिटी में 50% कर दो, और अगर नॉन मेट्रो सिटी है तो 40% कर दो। तीसरा अमाउंट है एक्सेस ऑफ रेंट पेड। रेंट पेड से एक्सेस ना, मतलब कि 10% ऑफ सैलरी से ज्यादा अगर आप रेंट पे कर रहे हो, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो यहाँ पे एक बार बताइए, जब आप खुद के घर में रहते हो तो किराया देते हो क्या? तो ये क्या हो जाएगा? जीरो। लॉजिकली मैं रटने की बात नहीं कर रहा हूँ, इसको आप लॉजिकली सीखिए। ये क्या हो जाएगा आपका? जीरो हो जाएगा। या आप फूफा जी क्या रह रहे हो, मामा जी क्या रह रहे हो, मौसी क्या रह रहे हो, रेंट दे रहे हो क्या? नहीं दे रहे हो। दोस्त क्या रह रहे हो? ठीक है। तो भैया आपने अगर रेंट नहीं दे रहे हो तो ये जीरो आएगा, और जीरो आएगा तो ये जीरो माइनस 10% आप सैलरी निकाल के देख लो, इसका मतलब जीरो ही होगा। और जीरो मतलब मिनिमम, मिनिमम क्या होता है? जीरो। तो इसका मतलब एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। तो इसको रटने का नहीं है, इसको समझने का, लॉजिकली आप समझिए इसे, राइट। फिर है, फॉर क्राइटेरिया 50% 40% ऑफ सैलरी एज डिडक्शन, प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिग्निफिकेंट बट प्लेस वेयर द हाउस इज सिचुएटेड। देखो कहाँ काम कर रहे हो, कहाँ नहीं कर रहे हो, वो दिमाग में मत लगाना। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ। देखिए, एक आप लोगों ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ये यूपी वाला एरिया, जो दिल्ली दिल्ली वाला एरिया देखा है, दिल्ली, दिल्ली के पास एक नोएडा है जो कि यूपी में आता है, राइट, नोएडा। अब यहाँ पे आप सब समझिएगा, आप रहते हो दिल्ली में क्योंकि बच्चों का एजुकेशन के लिए आपने दिल्ली में रुके हो, लेकिन जॉब करने कहाँ जाते हो? आप नोएडा में जाते हो। मुझे बताओ, दिल्ली में अगर आप रह रहे हो और नोएडा अगर आप जॉब करने जा रहे हो, आपका सैलरी का 50% करा जाएगा या 40% करा जाएगा? सैलरी का 50% किया जाएगा या 40% किया जाएगा? आप समझिए मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूँ। दिल्ली में घर है जहाँ आप रेंट पे करते हो, और नोएडा आप कर रहे हो जॉब, जॉब के लिए जा रहे हो, बताइए 50% करें या 40% करें? कोई दिक्कत नहीं है, आप हाँ 50%, अर्पित वेरी गुड, 50%। हाँ, और कोई? भाई जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना वो तुरंत बताएगा। तो लिखने में ज़्यादा समय नहीं लगता, 5 और 0 लिखने में कितना समय लगता है? अर्पित वो नोएडा जा रहा है, नोएडा तो दिल्ली में नहीं आता है। नोएडा तो इसमें 40% नहीं होगा? मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। आपका 50% ही होगा क्योंकि उससे मतलब नहीं है आपका घर कहाँ स्थित है, सिचुएटेड कहाँ पर है वो। वेरी गुड सर, होम प्लेस इज रिलेवेंट, मतलब जहाँ पे हाउस सिचुएटेड है वो जगह इंपॉर्टेंट है। जॉब करने कहीं भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? ये अंडरस्टैंडिंग थोड़ा डेवलप करिएगा, और थोड़ा सा है ना जवाब दीजिए, मजा आएगा। जवाब दीजिएगा, मजा आएगा, राइट। चलिए, तो ये आप लोगों को मैंने बता दिया कि फॉर क्राइटेरिया 50% 40% ऑफ सैलरी डिडक्शन, प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज नॉट रिलेवेंट। इंपॉर्टेंट क्या है? घर कहाँ सिचुएटेड है। वेरी गुड, बन गया ये। फिर है डिडक्शन फ्रॉम एचआरए डिपेंड्स ऑन। ये तो बताइए यार, एचआरए किस पे डिपेंड करेगा, एग्जामेशन कितना मिलेगा? तो आप लोगों को जब 3 पॉइंट पढ़ाए हैं तो इसी से आप मतलब निकाल लो ना कि कितना एचआरए मिल रहा है, एक फैक्टर ये काम करेगा। दूसरा, कि सैलरी का कितनी मिल रही है, ये फैक्टर काम करेगा, मतलब बीडीसी। तीसरा, मकान कहाँ पर है सिचुएटेड, ये फैक्टर काम करेगा। आप इसी से फैक्टर निकालिए ना। आप लोग फैक्टर पढ़ के थोड़ी ना एग्जामेशन निकालोगे, एग्जामेशन पढ़ के फैक्टर बता सकते हो आप, राइट। यहाँ पे रेंट कितना पे कर रहे हो, वो भी एक फैक्टर है। तो ये कुछ नई चीज नहीं है, आप यार पढ़िएगा क्या लिखा है। डिडक्शन फ्रॉम एचआरए डिपेंड्स ऑन सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय,
अमाउंट ऑफ HRA, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, है ना, रेंट पेड, ये सारे फैक्टर्स जो मैंने एग्जामिशन में पढ़ा है वही फैक्टर्स आपके नीचे लिखे हुए हैं। है आसान। अब देखो इसमें HRA का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपसे बनेगा, और ये आपके लिए बहुत आसान है, मतलब मैं आपको बता दूं, और एक क्वेश्चन बनता है इसमें से, राइट। देखिए एक्स, अब इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 8 पढ़ लेते हैं। एक्स ए रेसिडेंट ऑफ अजमेर रिसीव्स ₹48,000 एज बेसिक सैलरी, राइट। During the previous year, 23-24, in addition, he gets ₹4,800 as DNS allowance, forming part of the basic salary। देखो क्या लिखा हुआ है, ये कुछ चीजें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए ना। फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द बेसिक सैलरी, 7% कमीशन ऑन सेल्स मेड बाय हिम, सेल्स मेड बाय एक्स ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर इज ₹86,000। ये 86,000 की टर्नओवर बताती है, एंड 6,000 एज हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस दिखा दिया। हाउवर पेज ₹5,800 एज हाउस रेंट, ये रेंट पे का भी दिखा दिया। अब क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। जब तक आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को नहीं समझेंगे आप आंसर नहीं दे पाएंगे। लिखा है डिटरमाइन द क्वांटम ऑफ एग्जेम्प्टेड हाउस रेंट अलाउंस, मतलब आपको एग्जेम्पशन निकालनी है। चलिए फटाफट उठाइए कॉपी और पेन, एक बार आप ट्राई करो और फिर मैं ट्राई करता हूँ। एक बार आप ट्राई करिए पहले, राइट। 2 मिनट का समय दे रहा हूँ मैं, 2 मिनट में आप लोग कितने अंडरस्टैंडिंग डेवलप किए फटाफट लिखिए, 2 मिनट से ज़्यादा मत लगाइएगा। एक मिनट और बचा है बस। चलिए अगर आंसर आ गया हो तो लिख दीजिए। कितने लोगों का हुआ है थंब इंप्रेशन दीजिए। बहुत बढ़िया अर्पित, वेरी गुड। और किसका हुआ है? अरे MCQ में ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, इससे ज्यादा हटके देगा ही नहीं, सब कुछ बना हुआ है। वेरी गुड ओसीन, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, गुड। देखो कितना आसान सा लग रहा होगा ना आप लोगों को, कंसेप्ट को अगर प्रॉपर समझाओ तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए। बहुत बढ़िया, सभी से बन गया है, बहुत बढ़िया।
कॉन्सेप्ट को अगर आपने अच्छे से समझा है ना, आप इसके क्या 200 क्वेश्चन ला देना, सब कर लेंगे, सब कर लेंगे, कोई कठिन नहीं है इसमें, राइट। देखिए कॉन्सेप्ट पे है, पूरा सारा कॉन्सेप्ट पे खेल है। मुझे लगता है कि इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है। और ये भी बता दूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एचआरए, ये हर एक क्वेश्चन के साथ कहीं भी फिट हो जाएगा। ये आया आंसर, इस तरीके से किया होगा आई होप। सब कुछ दिया ही हुआ है, एक्चुअल अमाउंट रिसिप्ट दिया हुआ है एचआरए। 40% आप सैलरी निकाल लिया होगा, सैलरी का मतलब बीडीसी निकाल लिया होगा, बीडीसी बिल्कुल प्रॉपर दिया ही हुआ है, आप लोगों ने देख लिया होगा। परसेंटेज ऑफ टर्नओवर लिया होगा, कमीशन पार्ट ऑफ द, सब कुछ है वही, सब कुछ है। रेंट पेड दिया हुआ है, उसका 10% आप सैलरी निकाल के ये निकाल लिया, आंसर आ गया। मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वेरी गुड। इसके बाद है ना, ये क्वेश्चन है जो कि इलस्ट्रेशन नंबर 9। मैं आपको बताऊं, इस क्वेश्चन को अगर आपने कर लिया ना, फिर तो मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, आपको कोई भी क्वेश्चन उठा के ला देना, कोई भी क्वेश्चन उठा के ला देना, आपसे बनेगा, 100% बनेगा। समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन को बोलते हैं कंप्रेहेंसिव क्वेश्चन। आपके सारे कॉन्सेप्ट इसमें एकदम क्लियर हो जाएंगे, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, इसको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ लेकिन। ठीक है, चलिए इसके बाद में बात करता हूँ स्पेशल अलाउंसेस एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्टर 10। मैंने कहा था कि आपको मैं स्पेशल अलाउंस पढ़ाऊंगा, अभी पहले मैं पढ़ा रहा हूँ, और डिपेंड्स ऑन एक्चुअल एक्सपेंडिचर बेस्ड। पूरा का पूरा एक फॉर्मेट मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 3 कैटेगरी को मैं डिवाइड करता हूँ अलाउंसेस को। पहली फुल्ली एग्जेम्प्ट, ऑलरेडी क्लियर, पांचों क्लियर हो चुकी है। फुल्ली टैक्सेबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जेम्पशन के बाद हम पढ़ेंगे, जो नहीं दिखेगा कहीं तो वो फुल्ली टैक्सेबल। दूसरी कैटेगरी पार्टली एग्जेम्प्ट और पार्टली टैक्सेबल। इसमें पहली कैटेगरी बनती है एक्चुअल एक्सपेंडिचर बेस्ड, आप जितना खर्चा करोगे उतना एग्जेम आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसमें आएगा सबसे पहले ट्रेवल और ट्रांसफर अलाउंस। ठीक है, ट्रेवल और ट्रांसफर अलाउंस। तो ये जो अलाउंसेस हैं बाय वाट एवर नेम कार्ड, देखो नाम से भी पता चलता है कि कौन सा अलाउंस है ना। टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रेवल ऑन टूर, और कॉस्ट ऑफ ट्रेवल इंक्लूड्स एनी सम पेड इन कनेक्शन विद द ट्रांसफर, पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट्स ऑन सच ट्रांसफर। देखो लोगों के ना एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर होते ही रहते हैं। भाई यहाँ पे जॉब के लिए था, अब दूसरी जगह जॉब के लिए जा रहा है, तो ये आपको जो भी अलाउंस दिया जाएगा ना, एक्चुअल में जितना खर्चा हुआ उतना आपको एग्जाम कर दिया जाएगा। सपोज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन कर रहा हूँ, अगर आप मतलब निकाल लिए तो मैंने इनको 5,000 रुपये अलाउंस दिया, एक्चुअल में खर्चा हुआ है 4,000, बताओ कितना एग्जाम होगा। आपको मैंने अलाउंस दिया 5,000 और खर्चा कितना हुआ है, मात्र 4,000, तो बताइए एग्जाम कितना होगा। ये ना रटने का नहीं है, ये समझने का है, सिंपल सी बात है। वेरी गुड, आंसर आ चुका है 4,000। इसके लिए इसीलिए तो इसको क्या बोला गया है, आप समझिए, इसीलिए तो इसको बोला गया है ऑन द एक्चुअल एक्सपेंडिचर बेस्ड। एक्चुअल एक्सपेंडिचर बेस्ड का मतलब लोग ना रटते हैं इसको, पता है क्या क्या बोलते हैं, कितना मिला और कितना खर्च किया, विच एवर इज लोअर, ऐसे रटते हैं। अरे रटने का क्या है भाई इसमें। चलिए डेली अलाउंस के बाद समझते हैं। डेली अलाउंस, डेली अलाउंस क्या होता है, वाट एवर नेम कार्ड, इसको किसी भी नाम से जान सकता है, ग्रांटेड ऑन टूर और फॉर द पीरियड ऑफ जर्नी इन कनेक्शन विथ ट्रांसफर। granted on tour or for the period of journey in connection with transfer to meet the ordinary daily charges incurred by employee on account of absence from his normal place। अब मेरा जॉब भोपाल में है और मुझे भेजा गया है इंदौर कि भैया ये काम करके आ जाओ, ऑफिस के काम से आप जा रहे हो या कहीं, तो उसके लिए वहां पे बीच में मुझे बहुत खर्चे करने पड़ेंगे। वो खर्चे को मीट आउट करने के लिए हम क्या दे रहे हैं, डेली अलाउंस। ठीक है, और डेली अलाउंस आपको दिए गए 10,000, वो 10,000 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 1,000 रुपये दिए और खर्चा हुआ 800, कितना एक्सपेंडिचर हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा जितना खर्चा हुआ। अच्छा उल्टा भी तो हो सकता है कि भैया 5,000 दिए, 5,000 दिया और 6,000 खर्च हो गया, कितना एग्जाम होगा, एग्जाम कितना होगा। 5,000 दिए और 6,000 खर्चा हो गया, या फिर 1,000 दिए 1,200 खर्चा हो गया, कितना एग्जाम होगा, जितना मिला वो पूरा एग्जाम हो जाएगा, राइट। ये कॉमन सेंस से पढ़ना है, यहाँ पे अपना दिमाग, मतलब ऐसा नहीं रटने की कोशिश मत करना, कहीं भी रटने की कोशिश करना की जरूरत नहीं है यहाँ। फिर इसके बाद आता है कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस ये क्या होता है, टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑन कन्वेंस इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस प्रोवाइडेड फ्री कन्वेंस इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है,
ये ऑफिस आने के लिए कन्वेंस दिया जाता है कि आप कहाँ से, एक्सपेंडिचर फॉर कवरिंग द जर्नी बिटवीन द ऑफिस से घर, घर से इज नॉट रेटेड, एक मिनट रुको, एक्सपेंडिचर फॉर कवरिंग द जर्नी बिटवीन ऑफिस एंड रेसिडेंस इज नॉट ट्रीटेड एज एक्सपेंडिचर इन परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज ऑफ ऑफिस एंड कंसिक्वेंटली नॉट कवर्ड अंडर दिस अलाउंस, दैट इज रिफर ट्रांसपोर्ट अलाउंस। देखिए ये एक अलग चीज होती है, मैं यहाँ पे कन्वेंस अलाउंस की बात कर रहा हूँ ना, घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आने की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाने की बात करोगे तो वहां पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस लगता है, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस के बारे में अभी जस्ट पढ़ाने वाला हूँ। इसके अलावा कोई और खर्चे होते हैं जो ऑफिस की वजह से करने पड़ते हैं, उसको हम बोलते हैं कन्वेंस। अब मुझे भेजा गया है कहीं ऑफिस के काम से, जम्मू एंड कश्मीर चले जाओ, वहां से मेरा ऑफिस का काम है तो भाई कन्वेंस लगेगा, मुझे वो खर्चा मीट आउट करना पड़ेगा एम्प्लॉयर को। तो वो जो खर्चा एक्चुअल में जितना हुआ है, उन्होंने मुझे 10,000 रुपये दिए थे और मैंने खर्चा कितना किया है, 7,000, एग्जामेशन मुझे 7,000 मिल जाएगा। उन्होंने मुझे 10,000 दिए थे, खर्चा हुआ 12,000, तो मुझे 10,000 एग्जामेशन मिलेगा। इस चीज को आप समझ लीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार हेल्पर और असिस्टेंट अलाउंस होता है। देखो ऑफिस में जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं ना, उनको ना असिस्ट करने के लिए, किसी को उनको एक्सेल एक्सेल नहीं आ रहा है या किसी को नहीं, तो असिस्टेंट दे दिए जाते हैं कि भैया तुम अपने तरफ से एक असिस्टेंट रख लो, वो तुम्हारी हेल्प करेगा। तुम चूंकि पढ़े लिख के कलेक्टर तो बन गए हो, लेकिन आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, असिस्टेंट आपको रखना पड़ेगा, तो असिस्टेंट रख लिया। तो ये जो असिस्टेंट और हेल्पर के लिए जो खर्चा करना पड़ रहा है ना, ये खर्चा भी कौन मीट आउट कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है, ठीक है, एम्प्लॉयर कर रहा है। तो ये खर्चा भी क्या बोला जाएगा, जितना आपने एक्चुअल में खर्चा किया वो पूरा एग्जेम्प्ट, ठीक है। लेकिन एक बात बता दूं, एक सर्वेंट अलाउंस भी होता है। हेल्पर और असिस्टेंट में बहुत, असिस्टेंट और असिस्टेंट हेल्पर एक बात है, सर्वेंट अलाउंस एक अलग बात है। सर्वेंट अलाउंस की अगर बात करें तो आप लोग ना इसकी तरह से इंटरप्रेट मत करिएगा कि ये असिस्टेंट है, असिस्टेंट नहीं है भाई साहब। सर्वेंट एक अलग चीज होती है, वो एक कैटेगरी अलग है। बात समझ में आया? सर्वेंट अलाउंस जो होता है वो एक अलग चीज होती है, और सर्वेंट अलाउंस को असिस्टेंट अलाउंस से मेजर मत करना। और मैं आपको एक बात बता दूं, इस तरीके की चीजों को आप है ना अंडरलाइन करके अच्छे से लिख के समझ के एक जगह लिख लेना। कारण यह है कि जब आप लास्ट में पढ़ के जाते हो ना, तो ये सारी चीजें आपकी धुल जाती हैं, सारी जो स्मृतियां हैं आपकी वो मिट जाती हैं। आप लोग समझिएगा, यहाँ पे असिस्टेंट और हेल्पर की बात आएगी तो ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर जितना खर्चा होगा उतना एग्जाम्प्ट होगा। लेकिन जब सर्वेंट अलाउंस की बात आती है तो ये पूरा पूरा टैक्सेबल होता है, फुल्ली टैक्सेबल। ये आपको मैं यहाँ पे ना ऐसे कुछ मार्क्स बना लिया करो, जैसे कि मैं आपको बना के बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे। ये 440 वोल्ट का करेक्ट जब करंट होता है ना, वहां पे बना रहता है ऐसा डेंजर मार्क। लोगों को ना ये चीजें याद रहेंगी, आप जब पढ़ोगे ना बोले यार सर्वेंट अलाउंस है, फुल्ली टैक्सेबल करके आना है, राइट। फिर उसके बाद आता है क्या, रिसर्च अलाउंस। देखो अधिकारी लोग हैं या जो भी एम्प्लॉय लोग हैं, रिसर्च भी करते हैं, इधर उधर उनको एकेडमिक ज्ञान भी लेना पड़ता है, रिसर्च भी करनी पड़ती है, प्रोफेशनल, तो इस पे खर्चा होता है। ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए करते हैं ताकि अच्छे से और अच्छी ड्यूटी परफॉर्म कर पाए, एकेडमिक लेते हैं तो इसको एकेडमिक अलाउंस बोलते हैं। तो ये भी आपको उतना जितना आपने खर्चा किया उतना एग्जाम हो जाएगा, राइट। यूनिफॉर्म अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस आप लोगों ने सुना होगा, यूनिफॉर्म सुना है, पुलिस वाले होते हैं, आर्मी वाले होते हैं, ये सबके पास यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक जैसी वेयरिंग ना, एक जैसी ना, ऐसे ऐसे नहीं कुछ भी पहन के। स्कूल में यूनिफॉर्म चलती थी ना, तो हम ड्रेस बोलते थे क्या, स्कूल में जो पहन के जाते हैं उसको हम ड्रेस बोलते हैं, यूनिफॉर्म बोलते हैं। अब उसको यूनिफॉर्म बोलते हैं, और यूनिफॉर्म जो वियर किया जाता है ना उसको मेंटेन किया जाता है। अब आप जब ड्यूटी पे जाओगे, जब पुलिस वाले अपनी ड्यूटी पे जाते हैं तो उनकी वर्दी बिल्कुल साफ सुथरी और अच्छी होनी चाहिए, राइट। उसके लिए उनको खर्चा करने पड़ते हैं, प्रेस भी कराने पड़ते हैं, धोबी को भी देने पड़ते हैं, है ना। ऐसा मतलब धोबी वाला कल्चर तो खत्म हो गया, वॉशिंग मशीन में तो भाई आपको डिटर्जेंट वगैरह तो लाना पड़ेगा ना, कि नहीं, तो ये खर्चे आपको करने पड़ेंगे। तो ये जो खर्चे करने पड़ रहे हैं, तो इसके लिए जो अलाउंस मिल रहा है वही उतना एग्जाम होगा जितना आपने एक्चुअल में खर्च किया, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, यूनिफॉर्म अलाउंस इज डिफरेंट फ्रॉम ड्रेस अलाउंस। ड्रेस अलग चीज होती है, और ड्रेस अलाउंस जो बात आएगी तो इसको भी बहुत अच्छे से मार्क कर लेना, इज फुल्ली टैक्सेबल। इसलिए यहाँ पे ना डेंजरस मार्क बना ले और लिख लेना कि ड्रेस अलाउंस अगर आता है तो हमें इसको फुल्ली टैक्सेबल करके आना, राइट। तो यूनिफॉर्म और ड्रेस एक जैसी चीज नहीं होती। आप लोगों को बता दूं मैं, हेल्पर असिस्टेंट एक अलग चीज होती है, सर्वेंट अलग चीज होती है। इसको थोड़ा सा मार्क करके पढ़िएगा, ठीक है। अब मैं आपको
यहाँ पे जो इन्होंने ट्रीटमेंट दिया है, टैक्स ट्रीटमेंट, जो कि ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं, जितना आपको मिला वो और जितना एक्चुअल में खर्चा हुआ इन दोनों में कम हो। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं दे चुका हूँ, जैसे कि मैंने दिया था कि 5,000 रुपये आपको मिले, खर्चा हुआ 6,000, कितना एग्जाम मिलेगा? 5,000 मिनिमम। 5,000 रुपये दिए, खर्चा हुआ 4,000, तो एग्जाम कितना होगा? 4,000। तो ये चीजें रटने की नहीं है, ठीक है, समझने की है। उसके बाद मैं बात करता हूँ ऐसे अलाउंसेस जो कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर बेस्ड नहीं होते, यानी कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर को देखना भी नहीं है, कितना कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे हैं उससे क्या मतलब। आप तो बस अलाउंस देखो, और अलाउंस का ये देखो कि वो स्पेसिफाइड कितना अमाउंट है जो कि एग्जाम किया जाएगा। अब जैसे देखिएगा, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, है ना, इसमें डज नॉट डिपेंड ऑन एक्चुअल एक्सपेंडिचर। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक अपन क्या कर रहे थे? खर्चा देख रहे थे, कितना हुआ उतना एग्जाम्पशन मिलेगा। लेकिन अब क्या करना है? खर्चा नहीं देखना है कितना हुआ है, बस अलाउंस देखो कितना हुआ। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिला है ना, तो भैया एन अलाउंस टू मीट द एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हुआ मैटर है ये, ठीक है। अब यहाँ पे अब अलग बात है कि आप उसमें खर्चा कितना कर रहे हो, लेकिन आपको अपना एम्प्लॉयर आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दे रहा है, राइट। तो उन्होंने बोला है कि इसमें अगर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है तो आपको कितना मिनिमम कितना एग्जामेशन मिलेगा इन दोनों में जो कम हो? 100 रुपीज पर मंथ, 100 रुपये प्रति माह पर चाइल्ड, पर चाइल्ड, ध्यान से सुनिएगा। पर चाइल्ड मतलब इसमें और भी चाइल्ड हो सकते हैं, ठीक है। 100 रुपये प्रति मंथ माह के हिसाब से प्रति चाइल्ड, मतलब पर चाइल्ड टू द मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, मतलब 2 बच्चों से ज्यादा नहीं। अब यहाँ पे मान लो आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया जा रहा है एम्प्लॉयर के द्वारा, और बच्चे आपके 2 हैं, तो आपको कितना मिल जाएगा एग्जामेशन? 100 × 12, क्योंकि पर मंथ है ना, 100 × 12 मतलब 1,200 रुपये एक बच्चे पे, तो 2 बच्चे पे कितना हो गया? 2,400, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में आ जाए कि 3 बच्चे हैं तो 3 बच्चे हैं तो 3 बच्चे हैं तो क्या? 3,600, नॉट अलाउड। तो कितना मिलेगा वही मैं पूछ रहा हूँ, 2,400 या 3,600? 2,400, क्योंकि 2 बच्चों से ज्यादा का लिमिट नहीं है, 2 चिल्ड्रन, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं मिलेगा, 2 बच्चों का तो मिलेगा ना, तो 2,400 होगा। और दूसरा अमाउंट है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड नॉट एक्सपेंडिचर, है ना, ध्यान रखना है। यहाँ पे आप लोग बोलोगे ना एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड आया है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड फॉर ईच चाइल्ड टू द मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। अब इन दोनों में जो कम होगा वो आपका क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल। देखो बहुत आसान है ये, एक बार पढ़ लो, थ्योरी पढ़ लो, उसके बाद एक प्रैक्टिकल भी लगाते हैं अपन, ठीक है, क्वेश्चन भी लगाएंगे। फिर है चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, देखो एजुकेशन से ज्यादा खर्चा तो हॉस्टल में लगता है आजकल। कितना लगता है? 3 गुना, 3 गुना खर्चा हॉस्टल का रहता है। एजुकेशन में अगर 100 खर्च हो रहा है तो 300 रुपये आपका हॉस्टल में जाएगा। इसीलिए इन्होंने क्या कर दिया, एन अलाउंस टू मीट द हॉस्टल एक्सपेंडिचर ऑफ चिल्ड्रन बाय वाट एवर नेम कॉल्ड, तो मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्ट, इसकी लिमिट बढ़ा के 300 पर मंथ पर चाइल्ड कर दी, मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, और एक्चुअल अमाउंट रिसीव फॉर ईच चाइल्ड टू द मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। बात समझ में आ रहा है? तो इन दोनों को एक साथ पढ़ लेना, चिल्ड्रन एजुकेशन याद रहेगा तो चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस भी याद हो जाएगा। कुछ इन्फॉर्मेशन और है, नोट्स फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल अलाउंस। इन्होंने क्या बोला है कि चाइल्ड का मतलब एडॉप्टेड चाइल्ड भी हो सकता है, जिसको आपने गोद लिया हो, स्टेप चाइल्ड भी हो सकता है, सौतेला बच्चा भी हो सकता है, लेकिन इसमें डज नॉट इंक्लूड इनलेजिटिमेट चाइल्ड, यानी कि इसको अगर मैं हिंदी में बोलो, जो अगर आप सुन के रखे होगे तो इसको बोलते हैं नाजायज। नाजायज यहाँ पे नहीं आएगा, राइट। ग्रैंड चाइल्ड, पुत्र की बात की है, प्रपोत्र की बात नहीं की है। प्रपोत्र क्या बोलते हो आप? ग्रैंड चाइल्ड मतलब दादाजी के हिस्से में से नहीं आएगा, ये पोता नहीं है, पोता नहीं होना चाहिए, ये चाइल्ड होना चाहिए, राइट। तो चाइल्ड का मतलब यहाँ पे एडॉप्टेड चाइल्ड भी आएगा, स्टेप चाइल्ड भी आएगा, लेकिन इनलेजिटिमेट चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड यहाँ कवर नहीं होगा। पहली बात, चाइल्ड में भी मेजर भी हो सकता है और माइनर भी हो सकता है, ठीक है, मेजर और माइनर आपको पता ही है। डिडक्शन इज अवेलेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एजुकेशन चाइल्ड। देखो लिखा हुआ है, ये वाली बात तो अपन ने हेडिंग में भी पढ़ी है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। अरे भाई खर्चा किया है नहीं किया है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है,
उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब देखो ये लालू प्रसाद यादव की कहानी सुना। इलस्ट्रेशन नंबर 10 में लालू सिंह एक नाम का एक लड़का आदमी, लड़का क्या बोलेंगे, लालू सिंह नाम का एक आदमी है। अब इनके क्या है देखो, इनने रिसीव किया है अलाउंस 80 रुपीज पर मंथ फॉर इज फर्स्ट चाइल्ड। पहले चाइल्ड के लिए 80 रुपये पर महीने मिलता है, दूसरे चाइल्ड के लिए 90 रुपये मिलता है, और तीसरे के लिए 120 मिलता है। तीन तीन बच्चे हैं इसमें, ठीक है। ही आल्सो रिसीव हॉस्टल अलाउंस 1000 पर मंथ, और नन ऑफ हिज चिल्ड्रन आर स्टडिंग। अब मजेदार बात देखिए, कोई भी बच्चा पढ़ाई नहीं करता, सही, मिस्टर लालू सिंह, समझ में आ रहा है ये? कोई भी बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, स्टडी नहीं कर रहा है, लेकिन आपको अलाउंस मिल रहा है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? आपके दिमाग में क्या आएगा? तो एग्जामेशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? एग्जामेशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? देखो हमने ना पहली लाइन में पढ़ लिया था, एक्चुअल एक्सपेंडिचर का कोई लेना देना नहीं है। अगर वो नहीं पढ़ रहा है तो मत पढ़ने दो भाई, लेकिन एग्जामेशन तो मिलेगी। एग्जामेशन तो मिलेगी। एक्चुअल में आपने 1 रुपये भी खर्च नहीं कर रहा हो, लेकिन चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपको मिल रहा है, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस मिल रहा है, आपको एग्जामेशन मिलेगी। क्यों मिलेगी? एक्चुअल में आप खर्चा ही नहीं कर रहे तब भी मिलेगी, तब भी मिलेगी। देखिए ये लिखा हुआ, फाइंड चिल्ड्रन टैक्सेबल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल अलाउंस। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, पूरा एक क्रक्स निकल कर आएगा। इसमें एक पूरा एक क्रक्स है, मैं आपको बताऊं क्योंकि सेशन एक्सपार्ट होने वाला है। मैं आपको समराइज कर रहा हूँ, इसको आपको होमवर्क में करना है, ये आपको करना है। मैं आपको समराइज कर देता हूँ। 3 बच्चे हैं, आपको पता है कि यहाँ पे मैक्सिमम 2 बच्चों का ही मिल सकता है, राइट? तो आपको पहले ये 2 बच्चे कौन से होने चाहिए जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए एजुकेशन में कोई खर्चा तो वो कर ही नहीं रहे हैं, कोई खर्चा नहीं कर रहे हैं। तो हमें कौन से जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का जो पैसा मिल रहा है, कौन से 2 चाइल्ड को पकड़ना है जिससे हमारा एग्जामेशन ज़्यादा ज़्यादा है। तो लॉजिकली अगर रीजनिंग के साथ करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इनका ये लॉजिक रहेगा कि जिन बच्चों का ज़्यादा मिल रहा है उसको एग्जाम करा जाए, जो कम अमाउंट वाला है उसको टैक्सेबल होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आया है? तो जो हायर वाले होंगे उनको एग्जाम कराएंगे अपन 2 बच्चों, राइट? ऐसे ही हॉस्टल कराएगा। तो इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और दूसरी बात, एक्चुअल एक्सपेंडिचर खर्च नहीं हुआ है तो भी एग्जामेशन मिलेगी, इस बात को दिमाग में रख लेना, राइट? अब इस क्वेश्चन को आप करिएगा और तब बनेगा आपको ये क्वेश्चन, राइट? ये आपका होमवर्क है, और आज के लिए मैं इतना ही कर रहा हूँ। कल मैं ये अलाउंसेस वाला पार्ट लगभग खत्म हो चुका है, परक्विजिट्स में स्टार्ट करा दूंगा, और परक्विजिट्स भी अपन फटाफट पढ़ेंगे, राइट? उसमें भी ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे अपन, ठीक है? हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। चलिए, ओके, बाय। और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई डाउट है पूछ सकते हो, अनम्यूट कर लीजिए। नो डाउट, वेरी गुड, डाउट ही नहीं है, और किसी को नहीं? चलिए, फिर कल मिलते हैं। हाँ, कुछ, हाँ बोल रहे थे कुछ? सर दोबारा रिवीजन करेंगे तब उसके डाउट। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी फटाफट कर लीजिए, रिवीजन के समय अपन फिर और देख लेंगे डाउट, है ना? बट अभी जिस जिस दिन का काम हो उस दिन खत्म करना है, अपन को कैरी नहीं करना है भाई साहब, डाउट लेके नहीं चलना है। बोझ लेके चलेंगे ज्यादा लंबे नहीं चल पाएंगे, एक बात ध्यान रखना, बोझ कम करते चलिए, और जितना आसान हो सकते पढ़ाई को उतना आसान रखिए, राइट? इतना कठिन बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? आप लोग डाउट जितने भी आते हैं आप तुरंत क्लियर करते जाइएगा। चलिए, ओके, कल मिलते हैं फिर, बाय बाय।